हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में। और मैं हूं सबा परवीन और आज हम एक नई क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम पढ़ेंगे आरआरबी ग्रुप डी 2025 के लिए जीके जीएस की क्लास। और इस क्लास में हम पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जीके जीएस की। तो ये हमारी फर्स्ट क्लास है जिसमें हम 17 अगस्त 2022 शिफ्ट 1 के जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर लेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो ये पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये वीडियो हमारी रोज़ शाम को 5 बजे पब्लिश होगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। सो फर्स्ट है, प्रथम होम रूल लीग की स्थापना डैश द्वारा की गई थी। तो प्रथम होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। और ये कब की गई थी? तो ये 1916 में पुणे में की गई थी। ठीक है ना, 1916 में पुणे में की गई थी होम रूल लीग की स्थापना, जो कि बाल गंगाधर तिलक ने की थी। ठीक है, और होम रूल लीग की स्थापना और किसने की थी? तो होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी। ठीक है ना, बाल गंगाधर तिलक के बाद उसी टाइम पर एनी बेसेंट ने भी की थी होम रूल लीग की स्थापना। ठीक है, और इन्होंने कहाँ पर की थी? तो ये की थी इन्होंने मद्रास में। ठीक है ना, 1916 में मद्रास में इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की थी। तो पहले हम यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक के बारे में और बातें जान लेते हैं। ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक, इन्हें लोकमान्य तिलक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इन्हें लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाता है। और यह इन्हें भारतीय अशांति का जनक भी कहा जाता है। ठीक है ना, भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक को। बाल गंगाधर तिलक यह गरम दल के नेता थे। ठीक है ना, यह गरम दल के नेता थे बाल गंगाधर तिलक। और बाल गंगाधर ने पत्रिकाएं चलवाईं। ठीक है ना, तो इन्होंने कौन सी पत्रिकाएं चलवाई थी बाल गंगाधर तिलक ने? तो इन्होंने 2 पत्रिकाएं चलवाई थी। कौन सी? केसरी और मराठा। ठीक है, ये 2 पत्रिकाएं चलवाई थी। तो जो केसरी थी ये मराठी भाषा में और जो मराठा है ये अंग्रेजी भाषा में। ठीक है ना, ये 2 पत्रिकाएं इन्होंने चलवाई थी बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, फिर अब यहीं हम बात करें एनी बेसेंट की। तो एनी बेसेंट यह आईएनसी की पहली महिला अध्यक्ष थी। ठीक है ना, पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। और ये आईएनसी की पहली महिला अध्यक्ष थी 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है, पहली महिला अध्यक्ष। अगर पहली महिला है तो एनी बेसेंट, और पहली भारतीय महिला तो ये है सरोजनी नायडू। ठीक है, तो यहाँ बात हो रही है एनी बेसेंट की। तो ये आईएनसी की पहली महिला अध्यक्ष थी 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है, फिर हम बात करें यहाँ पे बिपिन चंद्र पाल। तो बिपिन चंद्र पाल यह गरम दल के नेता थे। ठीक है ना, यह गरम दल के नेता थे बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, और ये बाल गंगाधर तिलक के साथी थे। ठीक है ना, तो इन्हें लाल बाल पाल से इन्हें घोषित किया था। ठीक है ना, फिर बात करें सुरेंद्र नाथ टैगोर। तो सुरेंद्र नाथ टैगोर ये साहित्य विद्वान थे। ठीक है ना, साहित्य विद्वान थे। और इन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर की कई रचनाओं को इन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद किया। ठीक है ना, रचनाओं को अंग्रेजी में अनुवाद किया था सुरेंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, फिर है चंद्रशेखर आज़ाद। तो चंद्रशेखर आज़ाद ये भारत क्रांतिकारी थे। ठीक है ना, भारत के महान क्रांतिकारी थे चंद्रशेखर आज़ाद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, नवंबर 2021 में निम्नलिखित में से किसे भारतीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया? तो नवंबर 2021 में किसे भारतीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया था? तो ये किया गया था राहुल द्रविड़ को। ठीक है ना, राहुल द्रविड़ को मुख्य कोच नियुक्त किया गया था नवंबर 2021 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, धातुओं की अभिक्रियाशीलता श्रृंखला के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे कम अभिक्रियाशील है? तो धातुओं के अभिक्रियाशील श्रृंखला के अनुसार
कौन सी धातु है जो सबसे कम अभिक्रियाशील है? तो ये है शीशा। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन ए सीसा, यह सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। चलिए नेक्स्ट है, उदासीनीकरण अभिक्रिया की प्रक्रिया में मुख्य उत्पाद क्या है? तो उदासीनीकरण अभिक्रिया की प्रक्रिया में मुख्य उत्पाद, तो इसका मुख्य उत्पाद है H2O और नमक। राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, डैश की कुंडली में धारा की दिशा बदलने के लिए कम्यूटेटर का उपयोग किया जाता है। तो धारा की दिशा बदलने के लिए तो ये किया जाता है डीसी मोटर और डीसी जनरेटर दोनों की कुंडली में धारा की दिशा बदलने के लिए कम्यूटेटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम डैश से क्रियान्वित किया जा रहा है। तो भारत में एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम ये कब से क्रियान्वित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है 1989 से 90 में। ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, अंग्रेजों ने 1850 में डैश की अवधारणा पेश की जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया। तो अंग्रेजों ने 1850 में किसकी अवधारणा पेश की थी? तो ये की थी इन्होंने रेलवे की। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन डी, रेलवे की अवधारणा पेश की थी जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना को महत्वपूर्ण से प्रभावित किया था। ठीक है, फिर रेलवे की शुरुआत कब हुई थी, स्टार्ट कब हुई थी? तो पहली ट्रेन लाइन ये कब कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो ये चली थी बॉम्बे से ठाणे के बीच ये चली थी पहली रेल लाइन। ठीक है, तो भारतीय रेलवे का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय रेलवे का जनक, तो भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है लॉर्ड डलहौजी को। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है और लॉर्ड डलहौजी ये भारत का गवर्नर जनरल था। ठीक है, 1848 से 1856 तक ये गवर्नर जनरल रहा लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार का संवैधानिक निकाय नहीं है? भारत सरकार का संवैधानिक निकाय नहीं है, इनमें से कौन सा? तो सबसे पहला देखते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, तो यह संवैधानिक निकाय है। फिर है निर्वाचन आयोग, तो ये गलत है, ये संवैधानिक निकाय नहीं है। ठीक है, तो ये संवैधानिक निकाय है। नीति आयोग ये संवैधानिक निकाय नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी नीति आयोग। तो ये भारत सरकार का संवैधानिक निकाय नहीं है। और इसकी स्थापना कब हुई थी नीति आयोग की? तो इसका गठन हुआ था 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, 1 जनवरी 2015 को इसका गठन हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है नीति आयोग का। चलिए नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी में निम्नलिखित में से किस समूह में कोई धात्विक तत्व नहीं है? तो आवर्त सारणी में किस समूह में कोई भी धात्विक तत्व नहीं है? तो यह समूह 17 है, इसमें कोई भी धात्विक तत्व नहीं है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। तो और इसमें कौन कौन से तत्व हैं? तो इसमें है क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। ठीक है, ये एक गैर धात्विक तत्व हैं जो कि समूह 17 में स्थित हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, हेलियोस वार्म अनुसंधान मिशन को लॉन्च करके नासा निम्नलिखित में से किसका लक्ष्य हासिल करना चाहता है? तो हेलियोस वार्म अनुसंधान मिशन को लॉन्च करने के नासा कौन सा लक्ष्य हासिल करना चाहता है? तो ये हासिल करना चाहता है सूर्य की गतिशीलता की समझ में सुधार। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट है, अगस्त 2022 तक भारत सरकार ने 2017 की
बाल संरक्षण सेवा योजना को किस मिशन के अंतर्गत शामिल कर लिया? तो इसे किस मिशन के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है? तो इसे शामिल कर लिया गया है वात्सल्य के अंतर्गत। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, रमजान इस्लामी कैलेंडर का डैश महीना और उपवास का पवित्र महीना है। तो रमजान यह इस्लामी कैलेंडर का कौन सा महीना है? तो ये है 9वां महीना। ठीक है, 9वां महीना है ये इस्लामी कैलेंडर का रमजान। ठीक है, नेक्स्ट है, राजस्थान की कौन सी नदी सूख गई थी लेकिन एक गैर सरकारी संगठन तरुण भारत संघ की सहायता से ग्रामीणों के प्रयासों से पुनर्जीवित हो गई? तो ये कौन सी नदी थी? तो ये थी अरवारी नदी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, अरवारी नदी। फिर बात करें हम लूनी नदी की, तो लूनी नदी यह राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, राजस्थान की सबसे लंबी नदी है लूनी नदी। फिर बात करें सरस्वती नदी की, तो सरस्वती नदी ये एक रहस्यमयी नदी है। ठीक है ना, एक रहस्यमयी नदी है सरस्वती नदी। फिर बात करें भागीरथी नदी, तो भागीरथी नदी ये कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से। ठीक है, ये उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है भागीरथी नदी। ठीक है, और भागीरथी नदी प्लस अलकनंदा, भागीरथी और प्लस अलकनंदा ये मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं। ठीक है ना, गंगा नदी का निर्माण करती हैं। और भागीरथी नदी पर एक जो बांध स्थित है, ठीक है ना, टेहरी बांध, टेहरी बांध यह भागीरथी नदी पर स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, मार्च 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को किस अवधि तक बढ़ा दिया था? तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को किस अवधि तक बढ़ा दिया गया था? तो ये बढ़ा दिया गया था सितंबर 2022 तक। ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, तमिल को भारत की शास्त्रीय भाषा कब घोषित किया? तो तमिल को भारत की शास्त्रीय भाषा यह कब घोषित किया गया? तो ये इसे घोषित किया गया था 2004 में। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, हम मनुष्यों को पेट्रोलियम उत्पादों पर अपनी निर्भरता क्यों कम करनी चाहिए? तो हमें पेट्रोलियम उत्पादों पर अपनी निर्भरता क्यों कम करनी चाहिए? इसलिए क्योंकि पेट्रोलियम की मात्रा सीमित है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, छोटे कण डैश और डैश रंग के प्रकाश को सबसे अधिक बिखेरते हैं, दूसरी ओर बड़े कण डैश और डैश रंग के प्रकाश को सबसे अधिक बिखेरते हैं। तो सबसे पहले छोटे कण जो कि डैश डैश और रंग के प्रकाश को सबसे अधिक बिखेरते हैं, फिर है बड़े कण। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्योंकि बैगनी और नीले रंग हैं ये छोटे कण होते हैं जो कि प्रकाश सबसे अधिक बिखेरते हैं, और फिर बड़े कणों में है लाल और नारंगी जो कि प्रकाश को सबसे अधिक बिखेरते हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, बैगनी, नीला, लाल, नारंगी। ठीक है, नेक्स्ट है, किसी आर्मेचर की भुजाओं पर कार्यरत बल का परिणाम अधिकतम होता है जब भुजाओं की लंबाई डैश होती है। तो भुजाओं की लंबाई जब चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होती है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत। नेक्स्ट है, 1700 के दशक में राजस्थान में अमृता देवी बिश्नोई समुदाय का ऐतिहासिक योगदान क्या था? तो अमृता देवी बिश्नोई समुदाय का ऐतिहासिक योगदान क्या था? तो इनका ऐतिहासिक योगदान था, उन्होंने अपने क्षेत्र में पेड़ों की कटाई रोकने के लिए अपनी जान दे दी। ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट, मार्च 2022 तक केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री कौन है? तो मार्च 2022 तक केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री ये कौन है? तो ये है गिरिराज सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन बी, गिरिराज सिंह। नेक्स्ट है, वह कार्यात्मक समूह जिसमें एक से अधिक ऑक्सीजन परमाणु होते हैं। तो वह कार्यात्मक समूह कौन सा है जिसमें एक से अधिक ऑक्सीजन परमाणु पाए जाते हैं?
तो ये है कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन सी कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसमें एक से अधिक ऑक्सीजन परमाणु होते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद है जो न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने से संबंधित है? तो ये है अनुच्छेद 50। राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, देवमाली चोटी भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो देवमाली चोटी ये भारत के किस राज्य में है? तो ये राजस्थान में है। ठीक है ना, राजस्थान में है। राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, विक्रम साराभाई पत्रकारिता पुरस्कार डैश के क्षेत्र में दिया जाता है? तो विक्रम साराभाई पत्रिका पुरस्कार तो ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है अंतरिक्ष विज्ञान प्रौद्योगिकी और अनुसंधान के क्षेत्र में। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी। अब फिर बात करें विक्रम साराभाई, तो विक्रम साराभाई ये भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक है। ठीक है ना, कार्यक्रम के जनक के रूप में इन्हें जाना जाता है, विक्रम साराभाई को। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य ने किस नहर के कारण अपनी खोई हुई हरियाली पुनः प्राप्त की है? तो राजस्थान राज्य ने किस नहर के कारण अपनी खोई हुई हरियाली पुनः प्राप्त की है? तो ये प्राप्त की है इन्होंने इंदिरा गांधी नहर से। ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन डी इंदिरा गांधी नहर जो कि राजस्थान में। ठीक है, फिर बात करें सरहिंद नहर, तो ये कहाँ पर है? तो ये पंजाब में स्थित है। मूनक नहर ये हरियाणा में है। और आगरा नहर यह उत्तर प्रदेश के आगरा ज़िले में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के आगरा ज़िले में स्थित है आगरा नहर। ठीक है, नेक्स्ट है, महाराष्ट्र और गुजरात में सर्वाधिक लोकप्रिय रूप से मनाया जाने वाला फारसी नववर्ष डैश के नाम से भी जाना जाता है और यह ईरानी कैलेंडर की शुरुआती का प्रतीक है। तो महाराष्ट्र और गुजरात में सर्वाधिक लोकप्रिय रूप से मनाया जाने वाला फारसी नववर्ष इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है नौरोज़। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन सी नौरोज़ के नाम से इसे जाना जाता है और यह ईरानी कैलेंडर की शुरुआत का प्रतीक है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? तो इनमें से कौन सी अभिक्रिया है जो कि उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी CaO प्लस H2O AeroCaOH2। ये इसका राइट आंसर है क्योंकि ये उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संक्रमण में वायरस प्रतिरक्षा तंत्र में जाता है और उसके कार्य में क्षति पहुंचाता है? तो इनमें से कौन सा संक्रमण है जो वायरस प्रतिरक्षा तंत्र में जाता है और उसके कार्य में क्षति पहुंचाता है? तो ये है HIV एड्स। राइट आंसर है ऑप्शन सी HIV एड्स संक्रमण वायरस। ठीक है ना, जो वायरस में प्रतिरक्षा तंत्र में जाता है और उसे कार्य की क्षति पहुंचाता है। नेक्स्ट है, त्रिक में मध्य तत्व होता है। तो त्रिक में मध्य तत्व होता है तो ये होता है पहले और तीसरे तत्व के योग्य के बराबर होता है। ठीक ना, सॉरी, ये होता है परमाणु द्रव्यमान पहले और तीसरे तत्व के योग के बराबर होता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट है, चंद्रमा की सतह से एक अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देगा? तो चंद्रमा की सतह से एक अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देगा? तो इसे आकाश काला दिखाई देगा। ठीक है ना, चंद्रमा की सतह से। नेक्स्ट है, लार में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम स्टार्च को तोड़ता है जो एक जटिल अणु है तथा सरल शर्करा देता है? तो कौन सा एंजाइम स्टार्च को तोड़ता है जो एक जटिल अणु और तथा सरल शर्करा देता है? तो ये है लार ट्रिप्सिन। ठीक है ना, लार ट्रिप्सिन है एंजाइम जो कि स्टार्च को तोड़ता है। नेक्स्ट है, उपभोग फलन में सी अभिव्यक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? ठीक है ना, तो उपभोग फलन
सी अभिव्यक्ति के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? तो इसको प्रयोग किया जाता है स्वायत्त उपभोग। राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्वायत्त उपभोग। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से कौन से घटक आवश्यक हैं? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन से घटक आवश्यक होते हैं? तो ये होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, फिर जल, सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो इनमें से गलत है, मुंह में मौजूद बैक्टीरिया मुंह में मौजूद बचे हुए भोजन कणों के विघटन से बेस का उत्पादन करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, डायलिसिस वह प्रक्रिया है जो रक्त से अपशिष्ट उत्पादों को निकालने के लिए की जाती है जब गुर्दे की सामान्य कार्य प्रणाली प्रभावित होती है। डायलिसिस के चरण नीचे दिए गए हैं लेकिन उचित क्रम में नहीं। कौन सा विकल्प इन चरणों का सही क्रम दर्शाता है? तो इनका सही क्रम दर्शाता है, तो ये दर्शाता है आंसर बी, सी बी ई डी ए। ठीक है, तो सबसे पहले धमनी से रेखा, फिर रोगों के रक्त को डायलिसिस द्रव्य के साथ उपयोग एक टैंक से गुजारा गया। फिर अपोहन द्रव्य का ऑस्मोटिक दबाव रक्त के समान होता है सिवाय अपशिष्ट के। ठीक है, तो ये थर्ड। फिर है रक्त से अपशिष्ट उत्पाद डायलिसिस द्रव्य में चले जाते हैं और उसके बाद है लास्ट में रेखा से ये सिरका तक। ठीक है, तो ये सारी इसकी प्रोसेस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी के तहत दिए जाने वाले शिशु ऋण की सीमा है। तो माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी के तहत दिए जाने वाले शिशु ऋण की सीमा कितनी है? तो इसकी सीमा है 50,000 रुपये तक। राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित चित्र में दर्शाई गई पादप कोशिका में हम अपशिष्ट उत्पाद कहाँ पा सकते हैं? तो ये जो चित्र दिया है हमें इसमें बताना है कि इसमें हम कहाँ अपशिष्ट पा सकते हैं। ठीक है ना, अपशिष्ट उत्पाद कहाँ पा सकते हैं? तो ये जो चौथे नंबर का तीर है यहाँ पर हम इसे अपशिष्ट उत्पाद पा सकते हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, तीर 4 द्वारा दर्शाया गया क्षेत्र। ठीक है ना, इसके द्वारा हम अपशिष्ट उत्पाद को पा सकते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने भारतीय क्रिकेटरों के लिए 2022-23 सत्र के लिए केंद्रीय अनुबंध सूची को अंतिम रूप दे दिया है। निम्नलिखित में से किस वरिष्ठ खिलाड़ी ने 2022 में ग्रेड ए का दर्जा खो दिया? तो 2022 में किसने ग्रेड ए का दर्जा खो दिया? तो ये खो दिया है विराट कोहली। राइट आंसर है ऑप्शन ए, विराट कोहली। इन्हें किंग कोहली के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, दिए गए रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए हाइड्रोजन सल्फाइड के कितने अणुओं की आवश्यकता होती है? तो SO2 + H2S 3S + H2O2। ठीक है ना, तो इसमें कितने अणुओं की आवश्यकता होती है? तो इनमें 3 अणुओं की आवश्यकता होती है। ठीक है ना, तो 3 अणुओं की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी क्लास। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आती हो। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।